हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी कहानी है संवदिया। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में 1921 में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे ठुमरी, तीसरी कसम आदि। और इस कहानी में ना दो मुख्य पात्र हैं। पहला है हरगोविंद जो कि संवदिया है, और दूसरा है बड़ी बहुरिया यानी कि बड़ी बहू। अब हरगोविंद कौन है? वो है संवदिया। संवदिया कौन होता था? पहले के टाइम पे जब फ़ोन नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, जब लोग लेटर भी नहीं भेजते थे, उस टाइम पे क्या होता था, जब एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचानी होती थी तो एक आदमी होता था जो अपनी बात लोगों को दूसरे तक पहुंचानी होती थी, वो उस संवदिया को, उस आदमी को बताते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह तक बात पहुंचाता था। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास कोई बात है, मुझे आप तक वो बात पहुंचानी है, तो मैं एक संवदिया को अपनी बात बताऊंगी और वो बात वो जाकर आपको बताएगा। तो संवदिया क्या करता था? एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाने का काम किया करता था। उसी को संवदिया कहते थे। तो पहले के टाइम पे संवदिया हुआ करते थे। और इस कहानी में हम ऐसे ही एक संवदिया जिसका नाम हरगोविंद है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो किसका संदेश लेकर जाता है? वो बड़ी बहू का संदेश लेकर जाता है। अब कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरगोविंद के बारे में। ये किसका नाम है? संवदिया का नाम है। हरगोविंद को क्या हुआ? बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही शौक लगा उसे, आश्चर्य हुआ कि आज के समय में संवदिया की किसको ज़रूरत है। अब क्या हुआ, एक संदेश पहुंचाना था बड़ी बहू को अपना, तो उन्होंने संवदिया यानी कि हरगोविंद को बुला लिया। और हरगोविंद को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि कोई मुझे क्यों बुला रहा है। आज के समय में तो पत्र भेजा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजे जा सकते हैं, तो फिर आज के समय में मेरी संदेशवाहक की, एक संवदिया की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब वो ये सोच ही रहा था तो उसे लगा कि हो सकता है कि जो भी संवाद लेकर जाना है, जो भी जानकारी लेकर जानी है, वो क्या है, बहुत ही खुफिया है। इसीलिए पंछी को भी ना पता चले, किसी आदमी को ना पता चले, इसीलिए किसी लेटर के थ्रू या किसी पत्र के थ्रू वो जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि मुझे भेजा जा रहा है वो संदेश पहुंचाने के लिए। अब क्या होता है, हरगोविंद जो है वो बड़ी बहुरिया यानी कि जो बड़ी बहू है वो कहाँ रहती थी? बड़ी हवेली में रहती थी। तो वो बड़ी हवेली में रहती थी, तो बड़ी हवेली में वो चला जाता है। अब जब हरगोविंद बड़ी हवेली में जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, बड़ी बहू को क्या करता है, प्रणाम करता है। और उसके बाद में बड़ी बहू उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसको पीढ़ी दे देती है और उसे आंखों से बैठने का इशारा करती है। अब जैसे ही हरगोविंद जाता है उस बड़ी हवेली में, बैठता है उस पीढ़ी पर, तो उसको लगता है कि कितना समय बदल गया है। एक टाइम पे इसी बड़ी हवेली में क्या होता था, नौकर नौकरानियां रहा करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूर काम किया करते थे। और जो बड़ी बहुरिया है उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था। आज इन्हें भी क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, कोई नौकरानियां नहीं है। इन बड़ी बहू के हाथ में मेहंदी लगाकर सिर्फ गांव की जो नाई थी वो अपना परिवार चला लेती थी। लेकिन आज कैसे हालात आ गए हैं। अब वो यही सोच रहा था कि उतने में उसे याद आया कि इन सब का कारण क्या था। क्यों बड़ी बहुरिया की ऐसी हालत हो गई थी कि जिसके पास नौकर नौकरानियां थे, उसकी हालत ये थी कि उसे खुद सारा काम करना पड़ रहा था। तो वो सोच रहा है कि कैसे ही कितने बुरे दिन आ गए। जो बड़े भैया थे, यानी बड़ी बहू के जो पति थे, उनके जैसे ही डेथ हुई, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके मरने के बाद से ही सारा खेल शुरू हो गया। जो भी उनके तीनों भाई थे उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया, ज़मीन का बंटवारा किया, गहनों का बंटवारा किया। यहाँ तक कि बड़ी बहू के जो गहने थे, उनकी जो साड़ी थी, उन तक का बंटवारा करके शहर चले गए और बड़ी बहू को यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या होता है, इतने में ही वो ध्यान देता है कि वो जहाँ पर बैठा है बड़े महल में, जो बड़ी हवेली है उसमें जहाँ पर वो बैठा है, वहीं पर एक मोदियाइन बूढ़ी बैठी है। अब ये मोदियाइन बूढ़ी कौन है? ये जो बड़ी बहू है उसको क्या क्या करती थी, उधार दिया करती थी। अब वो क्या है, बड़बड़ा रही है, वहाँ पर बैठकर कह रही है कि उधार देते टाइम तो सब उधार ले लेते हैं, लेकिन चुकाना कोई नहीं चाहता। इस तरीके से वो बड़ी बहू को ताना दे रही है, लेकिन बड़ी बहू कुछ नहीं कहती है। बाद में क्या होता है, हरगोविंद शांत नहीं रह पाता और